नमस्कार। सेंसर टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में पूछे गए ऐसे ही अनस्टार्ड क्वेश्चंस को हमने आज अपने अंक में शामिल किया है। सत्र के दौरान हमने दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होते देखा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी रहे जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाई या देर से मिली। जिन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं वो प्रश्न लिखित में पूछे जाते हैं, इनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है और इन प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिकों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं, इनका जवाब भी लिखित दिया जाता है। आज के कार्यक्रम में हमने बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान पूछे गए महत्वपूर्ण अतारांकित प्रश्नों को शामिल किया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग में चलते होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए उन्हीं का जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ योजनाएं और प्लानिंग है सरकार की? सांसदों के सवाल इससे जुड़े क्या रहे? सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब दाखिल किए गए? तमाम जानकारी मिलेगी संसद टीवी की इस खास पेशकश के जरिए। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे ई श्रम पोर्टल से जुड़े सवाल के साथ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद कुमार केतकर ने। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्री से यह पूछा कि ई श्रम पंजीकरण के लिए बढ़ाए गए कॉमन सर्विस सेंटर और आधार केंद्रों की संख्या कितनी है? क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना और विकलांगता बीमा केवल एक ही वर्ष के लिए है? साथ ही उन्होंने जानना चाहा ई श्रम पोर्टल को पंजीकरण प्रणाली के रूप में बनाए रखने की सरकार की क्या योजना है और क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ई श्रम लाभ के अंतर्गत 1.5 करोड़ श्रमिकों के बैंक खाते में नकद राशि हस्तांतरित की है? इस सवाल का जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया। उन्होंने बताया कि ई श्रम पर पंजीकरण कराने वाले सामान्य सेवा केंद्रों की संख्या 5,51,612 है। सभी पंजीकृत कामगार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 1 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए का दुर्घटना में मृत्यु या निशक्तता बीमा कवर का लाभ निःशुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं। 4 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार 27 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जनवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 62,32,941 असंगठित कामगारों के बैंक खातों में 1246 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जुड़ा है बंधुआ मजदूरों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं से। हंसमुख भाई ने इस सवाल को पूछा। लोकसभा सांसद हंसमुख भाई एस पटेल ने अपने सवाल के जरिए श्रम और रोजगार मंत्रालय से यह जानना चाहा कि केंद्रीय बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2021 का ब्यौरा क्या है। देश में अगले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान योजनाओं के लिए प्रस्तावित निधि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम क्या हैं? सवाल का जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया। उन्होंने बताया कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना 2021-22 के लिए प्रस्तावित निधि 10 करोड़ रुपए है। 2022-23 के लिए प्रस्तावित निधि 10 करोड़ रुपए है। 2023-24 के लिए प्रस्तावित निधि भी 10 करोड़ रुपए है। साथ ही 2024-25 के लिए भी यही राशि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बंधुआ मजदूरी के मुद्दे को हल करने के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद है। अभियोजन तंत्र को मजबूत करने के लिए बंधुआ मजदूरों की पहचान और बचाव और अपराधी के अभियोजन के लिए मानक प्रचालन तैयारी प्रक्रिया तैयार की गई है और सभी राज्य सरकारों को ये जारी की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों की देखरेख में जिला और राज्य स्तर पर जिला स्तर के अधिकारियों जैसे जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ ही नियमित संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन और समन्वय किया जाता है। अगला सवाल जुड़ा है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से और इसके अंतर्गत विचाराधीन कैदियों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सप्तगिरी शंकर उल्लाका ने। उन्होंने गृह मंत्रालय से ये पूछा कि आज की तारीख में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी यूएपीए
1967 के अंतर्गत विचाराधीनों की कुल संख्या कितनी है और किन आधारों पर कितने लोगों को बेल नहीं दी गई है? बिना बेल के प्रत्येक यूएपीए विचाराधीन कैदी कितने समय से जेल में है और हर विचाराधीन कैदी जो कि यूएपीए के आरोप में जेल में बंद विचाराधीन है, उनकी जानकारी क्या है? इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए अपराध संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन क्राइम इन इंडिया में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट 2020 की है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए के अंतर्गत उन व्यक्तियों जिन्हें जमानत नहीं दी गई है उनकी संख्या और प्रत्येक विचाराधीन कैदी को बिना जमानत के जेल में बंद रहने की समय अवधि से संबंधित विशिष्ट आंकड़े एनसीआरबी द्वारा नहीं रखे जाते हैं। अगला प्रश्न जुड़ा है इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण हब बनाने को लेकर। इस प्रश्न को पूछा लोकसभा सांसद मोहन भाई कुंडारिया ने। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय से यह जानना चाहा कि आने वाले 5 साल में भारत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण का केंद्र बन जाएगा। अगर हां, तो इसका ब्यौरा क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भारत के समक्ष मुख्य मुद्दे क्या हैं? भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के लिए बदलते व्यापार के अवसरों की क्या संभावनाएं हैं और क्या इन कदमों से देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी? अगर हां, तो क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और देश के आर्थिक विकास में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में उन्नत केमिस्ट्री सेल, बैटरी भंडारण के लिए विनिर्माण केंद्रों की स्थापना के लिए 5 वर्ष की अवधि से जुड़ा 18,100 करोड़ रुपए के व्यय से पीएलआई स्कीम को 12 मई 2021 को मंजूरी दी, जिसकी कुल विनिर्माण क्षमता 50 गीगावाट घंटा है। साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों सहित ऑटो क्षेत्र के लिए उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय व्यय के साथ 5 साल की अवधि के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इसके अलावा भारी उद्योग मंत्रालय भारत में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण के चरण 1 का प्रशासन कर रहा है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। फेम 2 स्कीम के तहत वाहन लागत की 20% की सीमा को बढ़ाकर 40% करते हुए मांग प्रोत्साहन को 10,000 रुपए किलोवाट प्रति घंटा से बढ़ाकर 15,000 रुपए किलोवाट घंटा कर दिया गया है। इस तरह इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की लागत आईसीई दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी। अगला सवाल जुड़ा है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद चंदन सिंह ने। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के बाद दूरदराज, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के शिक्षकों के शिक्षण स्तर को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने का विचार है। अगर हां, तो इसके लिए अपनाई गई प्रशिक्षण पद्धति क्या है और प्रयोजन के लिए निर्धारित समय सीमा का ब्यौरा भी उन्होंने मांगा। इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया। उन्होंने बताया कि हां, एनईपी 2020 के अनुसार हर एक शिक्षक से साल में कम से कम 50 घंटे सतत व्यावसायिक विकास में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। केंद्र सरकार ने स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए निष्ठा नाम की एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े गांव सहित देश के सभी हिस्सों के शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और प्रमुख संसाधन व्यक्तियों की क्षमता का निर्माण करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को 100% ऑनलाइन किया गया। क्योंकि शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आती है, इसलिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भी एनईपी के दृष्टिकोण के अनुसार सभी शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना बनाने
और लागू करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगला सवाल जुड़ा है हाई स्पीड बोट के उपयोग पर प्रतिबंध को लेकर। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद कोथा प्रभाकर रेड्डी ने। उन्होंने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से यह जानना चाहा कि क्या मछुआरों ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि मछली पकड़ने के लिए अन्य राज्यों से आने वाले हाई स्पीड बोटों पर प्रतिबंध लगाया जाए, और हाँ तो इस बारे में जानकारी क्या है और अब तक ऐसे बोटों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने पूछा कि पकड़े गए और जब्त किए गए बोटों की संख्या कितनी है, परंपरागत कला और छोटे बोटों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, राज्यों के साथ समन्वय से हाई स्पीड इंजन वाली बोट के उपयोग को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य यानी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय जल में एक राज्य यानी तमिलनाडु की मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा अनाधिकृत प्रवेश और अवैध मछली पकड़ने से संबंधित मुद्दों को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक के दौरान 14 नवंबर 2021 को तिरुपति में उठाया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के प्रादेशिक जल में तमिलनाडु की मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा अनाधिकृत प्रवेश और अवैध मछली पकड़ने को रोकने का अनुरोध किया है और अपने मछुआरों से मछली पकड़ने वाली नौकाओं में ट्रांसपॉन्डर लगाने और नौकाओं के लिए निर्धारित रंग कोड का पालन निवारक के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया है। जवाब में तमिलनाडु सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ सूचित किया कि उन्होंने इसरो से 5000 ट्रांसपॉन्डर मंगवाने का आदेश दिया है और समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर रंग कोड और पंजीकरण संख्या पर जोर दिया है। प्रादेशिक जल के भीतर मछली पकड़ने का विनियमन राज्य का विषय है और इसलिए पकड़ी गई, जब्त की गई ऐसी नाव की संख्या और उनके मालिकों का विवरण केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता। तटीय राज्यों को सलाह दी गई है कि वो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत पंजीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं की समग्र लंबाई और इंजन क्षमता की एकरूपता बनाए रखने और समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन को सुनिश्चित करने के लिए अपने समुद्री मत्स्य विनियमन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करें। केरल सरकार पहले ही अपने MFRA में संशोधन कर चुकी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी की सरकारों ने भी उच्च शक्ति इंजन वाली नौकाओं के उपयोग को सीमित करने के लिए कार्रवाई की है। अगला सवाल जो जुड़ा है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद रवि किशन ने। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। देश में NCS के कार्यकाल को बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा। आगे उन्होंने पूछा कि क्या सरकार द्वारा NCS के कार्यकाल को 3 वर्षों तक बढ़ाने के लिए कोई बजट निर्धारित किया गया है। इस आयोग से कुल कितने हाथ से मैला उठाने वाले और सफाई कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने दिया। उन्होंने बताया कि हाँ, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 3 फरवरी 2022 के अंतर्गत 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल के विस्तार से सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक विकास करने और संकट में सफाई की घटनाओं को कम करने में मदद मिलती है। ये लक्ष्य समूह के तय उद्देश्यों को पूरा करते हुए समानता और समावेशिता के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के लिए अगले 3 वर्षों के लिए कुल बजट प्रावधान लगभग 47.68 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के लाभार्थियों की गणना नहीं की जा सकती है क्योंकि आयोग मैनुअल स्कैवेंजरों और सफाई कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों का निपटान करता है। अगला प्रश्न जुड़ा है एक राष्ट्र एक चुनाव से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने। उन्होंने विधि और न्याय मंत्रालय से यह पूछा कि क्या सरकार का एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को भी बनाए रखने के बारे में कोई विचार है। सरकार के अन्य देशों में प्रचलित ऐसी चुनाव प्रक्रियाओं का अध्ययन करने की क्या योजना है। सवाल का जवाब विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया। उन्होंने बताया कि कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने विभिन्न हितधारकों से, जिसके अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग भी है, उनसे परामर्श करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे की परीक्षा की थी। समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में इस संबंध में सिफारिशें की हैं।
मामले को अब आगे की परीक्षा के लिए विधि आयोग को निर्देश कर दिया गया है ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ निर्वाचन कराने के लिए व्यवहारिक रूपरेखा और ढांचा तैयार किया जा सके। अगला सवाल जुड़ा है अनिवार्य मतदान से और इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद संजय राउत ने। उन्होंने विधि और न्याय मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार देश में मतदान को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है, अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है, कब तक इसे अनिवार्य बनाया जाएगा, क्या सरकार भारत के विभिन्न निर्वाचन आयोगों की वेबसाइट पर विभिन्न चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने पर भी विचार कर रही है। इस सवाल का जवाब विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया। उन्होंने बताया कि मतदान को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर विभिन्न निर्वाचनों में अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है। अगला सवाल आधुनिकीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने की स्थिति को लेकर। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से यह पूछा कि 2015 में मंत्रालय और वेदांता लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार देश भर में 4000 आधुनिकीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने की स्थिति क्या है। सवाल का जवाब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया। उन्होंने बताया कि वेदांता लिमिटेड के साथ दस्तखत किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार 4000 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण 3 वर्षों के समय अवधि के दौरान पूरा किया जाना था। इन आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण पूर्ण किए जाने की अभी प्रतीक्षा में है और अभी तक पूरे देश में 222 आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जा चुका है। ये सभी पूरी तरह से आधुनिकीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों में बदल चुके हैं। अगला प्रश्न क्रिप्टो करेंसी के संबंध में भ्रामक विज्ञापन को लेकर है। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया ने। उन्होंने वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर उच्च रिटर्न के भ्रामक दावों की चिंताओं के बीच पूरा ना होने वाले वादों और गैर पारदर्शी विज्ञापनों के माध्यम से युवाओं को गुमराह करने के प्रयास को रोकने के लिए कोई नीति बना रही है, अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। क्या सरकार क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने पर सहमत हुई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया और उन्होंने बताया कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक उपभोक्ता निवेशक के हितों की रक्षा के लिए उपयोगकर्ताओं, धारकों और क्रिप्टो करेंसी के कारोबारियों को संभावित आर्थिक वित्तीय प्रचालन संबंधी कानूनी, उपभोक्ता संरक्षण और क्रिप्टो करेंसी कारोबार करने में सुरक्षा से जुड़े जोखिमों के बारे में समय समय पर आगाह करती रही है। विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने को लेकर उन्होंने कहा कि इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। अब साहसिक पर्यटन से जुड़ा अगला सवाल। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय से पूछा कि क्या यह सच है कि देश में साहसिक पर्यटन अभी भी असंगठित और अविनियमित है। क्या सरकार ने साहसिक पर्यटन क्षेत्र को संगठित बनाने और इसे विनियमित करने के लिए कोई सक्रिय और ठोस उपाय किए हैं। क्या सरकार को साहसिक पर्यटन स्थलों पर लापरवाही, चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसे कारणों की वजह से बढ़ती मौतों और दुर्घटनाओं की जानकारी है। क्या सरकार साहसिक पर्यटन में भाग लेने के दौरान हुई दुर्घटनाओं और मौतों से संबंधित आंकड़े रखती है। सवाल का जवाब जी किशन रेड्डी ने दिया और बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देश, भारतीय साहसिक पर्यटन दिशा निर्देश तैयार किए हैं, जिसमें साहसिक पर्यटन गतिविधियों के संबंध में भूमि, वायु और पानी से जुड़े 31 कार्यक्षेत्र शामिल हैं और इन्हें अनुपालन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन के लिए एक मसौदा, राष्ट्रीय रणनीति और रूपरेखा का भी प्रारूप तैयार किया है, जो अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रीय साहसिक पर्यटन सुरक्षा प्रबंधन तंत्र पर केंद्रित है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने टूर ऑपरेटरों के अनुमोदन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो एक स्वैच्छिक योजना है और साहसिक टूर ऑपरेटरों सहित सभी प्रामाणिक टूर ऑपरेटरों के लिए उपलब्ध है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साहसिक पर्यटन में भाग लेने के दौरान हुई दुर्घटनाओं और मौतों का आंकड़ा का रखरखाव नहीं रखा जाता है। जीडीपी में योगदान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद में साहसिक पर्यटन के योगदान के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा कोई औपचारिक अध्ययन नहीं कराया गया है। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।